जय हिंद। आप सभी को फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BEVE 181 के लिए प्रीवियस के क्वेश्चंस को हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं और ये सीरीज चल रही है। जैसे कि अभी एक एक करके जो है पूरे सेशन को कवर कर रहे हैं। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन को देखने वाले हैं और ये क्लास जो है रिवीजन के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। हालांकि ये सब क्लासेस मैंने ऑलरेडी पहले भी करवा रखा है, आज फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है ये अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो ये सीरीज ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस सेशन को पूरा 50 के 50 को सवाल देखेगा। इस सेशन से आपको 1 से 2 सवाल कम से कम है, बोल रहा हूँ 5 सवाल तो जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं और आपको इस सेशन में जो ना मैं बताऊंगा कि भी ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछ चुके हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में मैं बता दूँ थोड़ा, ये MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 50 सवाल, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप घबराना नहीं, 50 के 50 आपको अटेम्प्ट करके आना है। इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं, इस सब्जेक्ट के लिए मैंने पूरी की पूरी क्लासेस करवा रखा है, जिसमें आपको लगभग 78 सेशन मिल जाएगा, 78 प्लस सेशन मिल जाएगा। और ये 78 के सेशन कहाँ से मिलेगी, आपको एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या खासियत मिलेगी, इसमें आपको जो ना पूरा A to Z चैप्टर के MCQ बेस पर मैंने हैंड रिटेन नोट्स बना के आप सबों के बीच प्रोवाइड करवाया और उसको एक्सप्लेन भी किया है। इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैंने करवाया है। और ये टोटल चीज़ें जो आपको जितने भी सेशन में आपको क्लासेस करवाए उसके मैंने एक PDF भी बना दिया है आप सबों के लिए। तो आप सबों के लिए PDF और सेशन आप दोनों कवर कर लेते तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपके जो है ना एग्ज़ाम में से कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। अब तक मैंने इतने साल का एक्सपीरियंस है और इतने स्टूडेंट्स को मैंने पास करवाया है, तो आप भी ज़रूर सफल होंगे। तो आप अगर PDF चाहिए तो आप सभी कमेंट मतलब कांटेक्ट कर सकते हो 9241077866। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप सबों को क्लियर दिखे, 9241077866। ठीक है, इस पर कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और आपको PDF मिल जाएगा। आपके स्क्रीनशॉट लेके चलिए। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे 50 सवाल पूछे जाते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं। थोड़ी सी मैंने समय लिया ताकि आप सभी जो नए स्टूडेंट हैं उनको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको ये भी बता दूं, ये क्लास रिवीजन के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। आपको मैं स्पीड्स में लेके जाने की कोशिश करूँगा। मेरा मकसद यही है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए आप सभी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक और स्पीड में रिवीजन कीजिए। ओके, तो चलिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, सतत विकास। देखिए सतत विकास काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं हर सेशन में बताता हूँ भाई, किस चैप्टर से किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। आप देखोगे ना, मैंने हर सेशन में सतत विकास का चर्चा की है। ठीक है, और PDF में भी मैंने दे रखा है। तो सतत विकास को आप अच्छे से जो गो थ्रू कर लीजिए, उससे 100% सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे सतत विकास की अवधारणा को किस में औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है, यानी कि सतत विकास का इसके बारे में जो है चर्चा किस आयोग या किस रिपोर्ट के माध्यम से पब्लिश किया गया था, ये पूछे जा रहे हैं। और आपको ये भी मैं बोल दूं, ये सेशन के पीछे अगर बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि मैं अभी जो है कहीं और हूँ और मुझे लग रहा था आपके सेशन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और थोड़ी सी असुविधा के लिए मुझे खेद है। ओके, तो बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सिर्फ सुनिएगा। ओके, चलिए, तो आप सभी समझदार हैं, इतनी तो कम ही कर ही सकते हैं। ओके, तो कहा जाता है सतत विकास की अवधारणा को किसमें औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। तो ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, या डेलोर कमीशन रिपोर्ट के अनुसार, या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, या मॉरिस स्ट्रॉन्ग कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इसमें किया गया था। देखिए सबसे पहली बात तो सतत विकास जो है ना, ये सतत विकास के टोटल आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना लक्ष्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये बताएंगे कि सतत विकास में जो ना ये पूछे गए हैं कि किस में परिभाषित किया गया था। ये जो है ना ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछते, इसलिए आप गूगल करो, जो करो, मेरे सेशन देखो, PDF देखो, जहाँ भी देखो, लेकिन देख के आपको जो ना कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपके कमेंट बॉक्स में देखूंगा, उसको मैं लाइक कर दूंगा, उसमें आपको जो ना उसमें रिप्लाई भी दे दूंगा कि ये सही है। तो मैं बता दूंगा, जो भी नहीं जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दे के आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आ जाता है,
प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं की ओर गति क्या कहलाती है? यानी कि प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया की गति क्या कहलाती है? ये पर्यावरण पारगमनीय या तकनीकी पारगमनीय या औद्योगिक पारगमनीय या आर्थिक पारगमनीय? इसका जो है ना सही जवाब हो जाएगा पर्यावरणीय पारगमनीय। ठीक है, पर्यावरण पारगमनीय। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है? मैंने क्या बताया था आपको, सतत विकास को अच्छे से देख लेना भाई। सतत विकास के टोटल कितने लक्ष्य हैं? जैसे मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था बताने के लिए, 17 लक्ष्य। आप 17 के 17 लक्ष्यों को 100% भाई याद कर लेना। मैं हर सेशन में बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ। पिछले सेशन में मैंने तो बोल दिया, तो मैं थक गया हूँ बोलते बोलते, है ना। तो आप भी थक जाओ रटते रटते इसको। ओके, तो जैसे साफ पानी की स्वच्छता ये तो है, और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा ये तो है। स्वच्छ हवा, देखिए स्वच्छ हवा के बारे में चर्चा नहीं किया गया था, ये इसका सही जवाब होगा। भूमि प्रज्वलन ये भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसमें जो है ना नहीं वाला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवघटक को इस रूप में जाना जाता है। अवघटक को किस रूप में जाना जाता है? स्वपोषी, विषमपोषी, पक्षपोषी या मृतपोषी? देखिए अवघटक को तो मृतपोषी के रूप में इसको जाना जाता है। बैकग्राउंड से साउंड को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, मैं यही उम्मीद करूँगा। आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक, सिर्फ मेरी बातों को सुनिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सभी पारिस्थितिक तंत्रों की सही तरह से अमूर्त सीमाएँ, ये तो बिल्कुल नहीं, ये ही गलत है। इसमें मूर्त सीमाएँ जो है ना होती नहीं होती इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें गलत दिया गया, असत्य ही ढूंढना था। और इसमें आप देख रहे हैं चौथा में उपयुक्त सभी तो नहीं दिया गया ना, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन जून 2023 में ही पूछा गया था। ठीक है, तो जीव मंडल में जल घटक के रूप में जाना जाता है स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल या जीव मंडल। ठीक है, जीव मंडल में जल घटक जो है ना, ये जल मंडल के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर पर चतुर्थक उपभोक्ता पाए जाते हैं? देखिए चतुर्थक लिखा गया तो आप फोर्थ मत मार देना, ठीक है, तो ये फोर्थ नहीं होगा। पोषी स्तर 1, 3, 4, 5, देखिए चतुर्थक लिखा है तो आप ये 4 पे नहीं जाना है, ये गलत होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो पोषी स्तर 5 में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वन में हैकलॉग या यू या मेपल पेड़ पाए जाते हैं? देखिए इसमें से आप देखोगे हेमलॉग भी आपको सिर्फ हेमलॉग देखे जा सकते हैं, या यू या मेपल पेड़ के पौधे पाए जाते हैं, ये सभी देखे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो शीतोष्ण वर्षा वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या शीतोष्ण पर्णपाती वन या शंकुधारी वन, इसमें आप देखोगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, शीतोष्ण सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी टिड्डों का शिकारी है? रेगिस्तानी टिड्डों का शिकारी कौन है, ये पूछे जा रहे हैं। केलोटस, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध या सफ़ेद मेहतर गिद्ध या लोरिकाटा? देखोगे इसमें रेगिस्तानी टिड्डियों का शिकारी जो है ना आपको देखने को मिलेगा केलोटस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलकाय के तल पर रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है? जलकाय के तल पर रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? नेक्टस या प्लेक्टन या न्यूस्टन या बेंथिक? इसमें आप देखोगे तो बेंथिक जो है ना, ये जलकाय के तल पर रहने वाले जीव होते हैं। ठीक है, बेंथिक क्या होते हैं? ये जलकाय के तल पर रहने वाले जीव होते हैं, बेंथिक। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध और उच्च है? समृद्ध और उच्च कौन से हैं, ये पूछे जा रहे हैं। तो बेलांचली भाग या वेलावर्ती भाग या निरंतली भाग या नेतल स्थल भाग? देखो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा वेलावर्ती भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? देखिए मैंने पीडीएफ में क्या किया है, नवीकरणीय संसाधन लिखा है, उसमें नवीकरणीय संसाधन जितने हैं उसको मैंने डॉट कोमा दे के मैंने बता दिया है। फिर अनवीकरणीय संसाधन के बारे में इसी तरह से कवर करवा दिया। तो पीडीएफ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे वन, पानी, चारागाह, खनिज, इसमें अनवीकरणीय पूछा गया तो अनवीकरणीय संसाधन जो है ना खनिज हो जाएंगे। बाकी ये तीनों के तीनों क्या हैं? नवीकरणीय संसाधन है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जाता है अलवीकरणीय जल में नमक की कुल मात्रा कितनी है? नमक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें आप देखोगे तो 1.5% या 1.5% के आसपास आप अगर ऑप्शन में देखे जाएंगे तो वही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.5% यानी 1.5% से कम है, यानी नीचे है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। 14 में क्या कहा जाता है,
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है? ये भी क्वेश्चंस प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये काली मिट्टी इसका सही जवाब होगा। आपको आई थिंक ये जून 2023 में ही पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि नहीं है? संरक्षण विधि नहीं है ये पूछे जा रहे हैं, है ना। तो संरक्षण विधि नहीं है, ये हम लोग को ढूंढना है। तो इसमें आप देखोगे चेक डैम का निर्माण ये तो है, वृक्षारोपण ये भी है, संरक्षण ये सब तो है ही। मिट्टी को गीला करना, यार मिट्टी को गीला करेंगे तो वो संरक्षण थोड़ी होगा भाई। तो यही तो इसका सही जवाब होगा, यहाँ का नहीं ढूंढना था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, निम्नलिखित में से वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है? वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है ये पूछे जा रहे हैं। तो आप देखोगे प्राकृतिक परिस्थितियों, तंत्रों का, प्रक्रियाओं का समर्थन करना, ये भी है, ये तो है ही। वैश्विक जलवायु को औचित्य बनाए रखना, नहीं ये नहीं है। जैव विविधता को बचाना, नहीं। कितना सही, नहीं ऑप्शन नंबर ये इसका महत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है? वन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, नहीं है ढूंढना है हम लोग को। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? यह कार्बन सिंक एक प्रमुख स्रोत है, ये बिल्कुल सही है। यह भूस्खलन को रोकता है, बिल्कुल सही है। वन जो है ना भूस्खलन को रोकता है। यह वेक्टर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष गैर तौर पर जिम्मेदार होते हैं, नहीं ये नहीं है, ये जिम्मेदार नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसका ये जैव विविधता की सबसे बड़ा भंडार ये भी है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा क्योंकि नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कटाई के फलस्वरूप होता है। वनों की कटाई के फलस्वरूप क्या होता है ये पूछे जा रहा है। तो आप देखोगे तो मृदा अपरदन की में वृद्धि ये तो होता है। उसके तो पौधों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होता है। भूजल स्तर में वृद्धि नहीं, प्रदूषण में कमी नहीं। देखिए वनों की कटाई में प्रदूषण की कमी नहीं होता है ना, ये सब नहीं होता। और तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसकी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जैव विविधता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संख्या सबसे अधिक है? मैंने इसका PDF में बताया है कि पौधा कितने प्रकार के होते हैं, मछली कितने हैं, पशु कितने हैं, कीड़े और सूक्ष्मजीव कितने हैं, सबको मैंने PDF में एक एक करके बता दिया है। तो आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्रजाति जो है ना आपको कीड़े और सूक्ष्मजीव को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक भाग भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है? जैव भौगोलिक भाग भारत के सबसे बड़े भाग को क्षेत्र को घेरता कौन सा है ये पूछे जा रहे हैं। आपका तट या पश्चिमी घाट या डेक्कन प्रायद्वीप या गंगा का मैदान। सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो ये आपका डेक्कन प्रायद्वीप जो है ना, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र भारत को घेरता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक जैव हॉट स्पॉट है? जैविक हॉट स्पॉट मैंने पिछले सेशन में भी आपको कमेंट बॉक्स में ये बोलने बताया था, कमेंट करने के लिए बताया था कि भारत में टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं। और आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में टोटल हॉट स्पॉट 4 हैं और वर्ल्ड में आपके 18 हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपके पिछले जो ना जैसे आए थे कुछ ईयर में ही, मतलब याद नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैविक हॉट स्पॉट के बारे में आपको सही कथन चुनना है। तो इसमें आपको भारत में जो ना हॉट स्पॉट 4 की जगह 6 दे दिया था, तो आपको यही ढूंढना था भाई, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। तो ऑप्शन 4 इसका होता है। 4 जैव हॉट स्पॉट है, उसमें से क्या करें, एक जैविक हॉट स्पॉट है, 4 में से एक को ढूंढना है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल के में सुंदरबन या उड़ीसा के भी करेनिका। देखो जैविक हॉट स्पॉट जो है पश्चिमी घाट है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। और आप कमेंट बॉक्स में चारों के नाम बताएंगे, ठीक है, चारों के चारों नाम बताइएगा, जरूर बताइएगा, ये पूछे जा रहे हैं। तो इसमें से एक तो मिल गया पश्चिमी घाट और बाकी 3 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य रूप कौन नहीं है ना, नहीं है सौंदर्य मूल्य, वसीयत मूल्य या गैर उपयोग मूल्य या सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य, ये पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे तो गैर उपभोग्य मूल्य जो है इसका आपको जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से इसका मूल्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये पूछे जा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसमें आप देखोगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु ऊर्जा इसका गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त माना जाता है? सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन से माने जाते हैं? उत्तर पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी राजस्थान, भारत का पूर्वी तट। इसमें आप देखोगे तो इसमें जो है ना उत्तर पश्चिमी हिमालय सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में भारत की आधे से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति किनके द्वारा की जाती है? ये भी क्वेश्चंस प्रीवियस के क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आप देखोगे तो कोयला सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं 26 ऊर्जाग्राम का तात्पर्य है। ऊर्जाग्राम का क्या तात्पर्य है ये पूछे जा रहे हैं। वे गांव का सबसे आवश्यक ऊर्जा संसाधनों का उत्पादन स्वयं करते नहीं। उसका ऐसे गांव जिनमें सरकार द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर गैर पारंपरिक वैकल्पिक प्रणाली की स्थापित की गई है, यही है ना। ऊर्जाग्राम का तात्पर्य क्या है? ऐसे गांव जिनमें सरकार द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर गैर पारंपरिक वैकल्पिक प्रणाली स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है? चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण कौन से हैं ये पूछे जा रहे हैं। तो आपका समुद्री गल, चीता या यात्री कबूतर या मगरमच्छ। ये देखिए यात्री कबूतर, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो आप ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर व्यावसायिक शिकार का हिस्सा नहीं है? व्यावसायिक शिकार का हिस्सा नहीं है ये पूछे जा रहे हैं। व्हेल, हिरन, सांप या जंगली गधा। आप देखोगे तो व्हेल को आप नहीं मार सकते हो, है ना, तो आप इसका व्यापार भी नहीं कर सकते हो। हिरन वगैरह सब तो ठीक है, ये सब कर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है ना, नहीं है ये पूछे जाए आक्रामक उदाहरण का हिस्सा। जलकुंभी, घास, इसके बाद मीठे मटर या स्किप। इसमें आप देखोगे तो इसमें जो है ना ये मीठी मटर जो है ना उदाहरण नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान या कैप्टिव प्रजनन या पालना। इसका आंसर आप देखोगे तो राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये संरक्षण का उदाहरण है। यानी स्वस्थानीय का उदाहरण किसमें आपको देखने को मिलता है? ये राष्ट्रीय उद्यान में ही जो है ना जीव जंतुओं को आपको देखने को मिलता है, जानवरों को देखने मिलता है, मछलियों को देखना मिलता है, पक्षी पशु, है ना, ये सब चीज़ कहाँ मिलता है? उद्यान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण है? गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण कौन है? चिमनी के माध्यम से अपशिष्टों का निर्वहन, उद्योगों के से पाइप के माध्यम से निर्वहन या कृषि क्षेत्रों के अपवाह या एक संयुक्त क्षेत्र में विषाक्त पदार्थों को फेंकना। इसमें आप देखोगे तो इसका आंसर क्या देखेंगे हम लोग? इसमें आंसर हम लोग देखेंगे क्या? कृषि क्षेत्रों से अफवाह। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? आपको ये भी मैंने पीडीएफ में दे दिया, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, तृतीयक प्रदूषक कौन कौन से हैं, इस तरह से हमने डिटेल से चर्चा कर रखा है। तो कार्बनिक मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या आपका सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसमें आप देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब 33 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पीडीएफ में भी आपको बताया गया था पहले एग्जाम से पहले ही। तो बाद में आरएसपीएम का मानक स्तर है, मानक स्तर कितना है? 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या 30 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। इसमें आप देखोगे तो ये 60 माइक्रोग्राम जो प्रति घन मीटर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। और आप जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आरएसपीएम का फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म आप जरूर बताएंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ दे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 34, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण द्वारा कैलिफॉर्म का पता लगाया जा सकता है? कैलिफॉर्म का पता किस टेस्ट से लगाया जा सकता है? एमपीएन टेस्ट, टीडीएस टेस्ट, बीओडी टेस्ट या सीओडी टेस्ट। आप देखोगे तो एमपीएन टेस्ट से किया जाता है। आपको मैंने पिछले सेशन में भी एमपीएन का फुल फॉर्म पूछा था और एक स्टूडेंट ने बताया भी था, है ना। तो आप भी कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका ही कंप्लीट होगा। मेरा क्या है भाई, है ना। तो पढ़ना तो आप ही को है। तो एमपीएन का फुल फॉर्म आप जरूर बताएंगे और हो सके तो टीडीएस का भी फुल फॉर्म, पीओडी का फुल फॉर्म, सीओडी का फुल फॉर्म, सब कुछ आप बताओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण का तरीका नहीं है ये पूछे जा रहे हैं? प्रक्रिया संशोधन, अपशिष्ट पृथक्करण या अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या अपशिष्ट सांद्रता। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपका जो है क्या कहा जाएगा, अपशिष्ट न्यूनीकरण का तरीका नहीं है, ये अपशिष्ट सांद्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट की जैविक विधि है? कौन सी अपशिष्ट की जैविक उपकार विधि है? भस्म करना या भस्मीकरण, द्रवीभवन, उसके उत्पाचन या विलयन। इसमें आप देखोगे तो इसमें जो है ये भस्म करना या भस्मीकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। नाभिक के अपशिष्ट के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नाभिक के अपशिष्ट के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण, भूमिगत निपटान या समुद्र में डेटिंग या लैंडफिल निस्तारण। तो इसका आंसर आप देखोगे तो भूमिगत निपटान इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, भूमिगत निपटान सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है?
निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है पूछे जा रहे हैं। अब देखोगे तो ना क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भाई, क्योंकि नहीं वाला भी लगभग 8 से 10-15 सवाल का आसपास तो सिर्फ नहीं वाला पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो हर बार में गड़बड़ करेंगे। इतिहास गवाह है, हर बार करने वाले को ही गड़बड़ होता है, तो आप मत करना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें आप इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से एक नहीं है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय योजना मिशन टोटल कितने हैं, तो 8 मिशन है। 8 मिशन के 8 मिशन आप रट लीजिएगा। लगभग अब तक 3 बार पूछे जा चुके हैं इससे, है ना, 3 सेशन में इससे सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सॉरी हाँ, तो राष्ट्रीय जल मिशन या हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन या टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसमें आप देखोगे तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ना, ये इसका मिशन नहीं है। 8 में से देखोगे तो आपको 8 मिशन लिखना है और पढ़ना है, तो 8 में से आपको 3 मिशन तो यहीं मिल गया भाई। 5 मिशन आपको खुद से लिखना है, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं बोलूँगा जरूर पढ़ लीजिएगा। सतत विकास का मैं बार बार बोलता हूँ, इसके बारे में भी बोलूँगा। राष्ट्रीय कार्य योजना का 8 मिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 40 में क्या कहा जाता है, वायुमंडल में ओजोन परत समानता पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत जो कहाँ पाई जाती है भाई, देखो मैंने पिछले लगभग फर्स्ट सेशन में, मतलब शायद फरवरी 2021 या ऐसे पिछले सेशन में भी आपको पूरा डिटेल से बताया था कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये बहिर्मंडल, बाह्यमंडल, सब के बारे में मैंने बताया था। और कितने किलोमीटर की दूरी है, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो ये ओजोन परत कहाँ पे देखने को मिलता है ना। ओजोन परत देखोगे तो ये आपका क्षोभ मंडल हो गया, यहाँ पे ओजोन परत है, ओजोन परत, ठीक है। तो आपके समताप मंडल में ही ओजोन परत देखेंगे, तो ये समताप मंडल की ऊपरी परत में जो है ना क्या हो जाएगा, ओजोन परत देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रमुख बेंच यहाँ स्थित है। ये जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रमुख बेंच यानी कि मुख्य हेडक्वार्टर लगभग आप मान सकते हो कहाँ पे है, तो ये आप नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 42 में क्या कहा जाता है कि ओजोन परत की कमी को पूरा करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल विपत्ति पर राष्ट्रों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। देखिए 3 से 4 सवाल जो है ना आपको ईयर वाले पूछे जाएंगे कि किसकी स्थापना कब हुई, तो इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको पूछा भी था, इसका ईयर बताइए कमेंट बॉक्स में। जैसे आपको ये भी पूछा था कि सतत विकास के लक्ष्य जो आए थे ब्रॉडलैंड समिति में, है ना, तो उसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया था। पिछले सेशन में मैंने आपको भोपाल गैस त्रासदी का डेट पूछ दिया था, है ना, तो ये सब आपको बताना है। तो आपका 1987 में, 1985, 1987, 1989, 1991 में, तो इसका आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेसेल समझौता किससे संबंधित है। बेसेल समझौता किससे संबंधित है, जैव विविधता से, ओजोन परत का ह्रास से, रसायन और खरपतवार अपशिष्ट से या जलवायु परिवर्तन से। देखोगे तो इसमें जो हम लोग ये रसायन और खरपतवार अपशिष्ट से इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 44 में देखने वाले हैं। क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक प्रभाव के कारण नहीं होता, आनुवंशिक प्रभाव के कारण नहीं होता है। आप देखोगे मलेरिया अगर ऑप्शन में रहेगा तो वही लगा देना सबसे पहले, है ना, फर्स्ट में। लेकिन इसमें मलेरिया नहीं देखने को मिल रहा है, तो कहा जाता है हेमोफोलिया या दांत कोशिका एनीमिया या डाउन सिंड्रोम या मंगोजिज्म या सिजोफ्रेनिया। ये आप देखोगे तो इसमें आप हम लोग देखेंगे तो इसमें आपको सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मिलान चिन्ह। ये क्वेश्चन आपको 1 से 2 सवाल जो मिलान चिन्ह के नाम से पूछे जाएंगे, जैसे हमें श्रेणी दिया गया और खतरे का नाम दिया गया। वायुमंडलीय आप देखोगे तो वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में आपको देखोगे तो यहीं पे वर्षा होते हैं, मौसम होते हैं, मानसून होते हैं, गर्मी होते हैं, ठंडी होती है। तो आप इसमें क्या है, जंगल किया, ये तो नहीं होगा, सूखा ये तो नहीं, गर्मी की लहर, ऑप्शन नंबर 3 में इसमें गर्मी, जैसे मैंने आपको बताया गर्मी की लहर होगा। उसके बाद आप देखोगे तो जैविक में ही तो हम लोग को देखोगे तो जंगल लगता है ना, जंगल की आग ये होगा। उसके तो भूवैज्ञानिक या भौगोलिक में आप देखोगे तो भूस्खलन होता है। नेक्स्ट में देखोगे तो जलीय आपको देखा कहाँ, जलीय सूखा, जल से सूखा से संबंधित है। आप देखोगे ना इसमें आपको देखो, अगर इसमें से आपको सबसे पहली बात तो आपको ढूंढना है कि आपको आता के कौन सा है, एलिमिनेट कर सकते हो। आपको देखोगे तो जल किससे संबंधित होगा, पानी से। पानी क्या हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पानी हो सकता है या सूख सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सकता है, 4 का डी का 2 यहाँ नहीं है यानी यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी ऐसे भी जा सकते हैं। वायुमंडल देखोगे तो गर्मी की लहर 3 है ना, तो इस प्रकार भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, ये पूछे जा रहे हैं। तटीय ओडिशा या कच्छ के रण या पूर्वी राजस्थान या बुंदेलखंड। देखो ये जो ना, ये इस बार नया क्वेश्चन है। पिछले कई सेशनों में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारत में किस जगह पे भूकंप के क्षेत्र नहीं है। तो आपको मैंने बताया था मध्य प्रदेश मतलब बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप नहीं के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या कहा, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ना, दे दिया ना, तो यही है। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र के अंदर आप देखने को मिलता है तटीय उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस और रिपीट क्वेश्चन है, लगभग शायद दिसंबर 2022 में पूछा गया था, है ना। तो इसलिए 11.2 अरब इसका लगभग माना जा रहा है। तो इसको आप ऑप्शन ए में जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन तो मैं बार बार भाई हर बार बोलता हूँ, हर सेशन में अब तक जो 50वां नंबर में यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया, 48 नंबर क्वेश्चन बना दिया इसको, है ना। तो आप देखोगे तो हर सेशन के 50 क्वेश्चन नंबर 50 में यही क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। तो इसमें क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एनवीस का केंद्र नहीं है, है ना। आप इसमें टोटल कितने केंद्र हैं, 85 केंद्र हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कहाँ है, एनवीस आखिर क्या होता है, इसके बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है, एक सेपरेट क्लास करवा रखा है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, रिसेंटली अभी अपलोड किए हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा नहीं है, अहमदाबाद तो इसका हेडक्वार्टर ही है। तो आप इसको देखोगे तो अहमदाबाद इसका नहीं, ये तो है ही। और उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे सैद्धांतिक अध्ययन केंद्र भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यहाँ भी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे जो ना इसका केंद्र नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के मौलिक और अधिकार है। मानव केंद्रवाद या मानव केंद्रित या पारिस्थितिकवाद या आपका पारिस्थितिक नारीवाद या स्त्रीवाद या प्रबंधन। इसमें आप देखोगे तो ये पारिस्थितिकवाद जो है ना, इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्या कहा जाता है, गैर अंग्रेजी भाषी समुदायों में संवाद करने के लिए अंग्रेजी सामग्री का उपयोग किसका एक उदाहरण है। अंग्रेजी सामग्री का उपयोग किसका एक उदाहरण है, कार्यविधिक असमानता, भौगोलिक असमानता, सामाजिक असमानता या आर्थिक असमानता। इसका कमेंट बॉक्स में भी आप सभी आंसर बता सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें जो अंग्रेजी सामग्री का उपयोग किसका उदाहरण है, एक सामाजिक असमानता इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार हम लोग आज के सेशन में हम लोग दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को रिवीजन किए, जितने भी सवाल था उसको मैंने अच्छे से रिवीजन करवा दिया, है ना। इस प्रकार हम लोग आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो जून 2024 के क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और अच्छा लगा होगा। और आप सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट माध्यम से अपना रिव्यू दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।